तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV में हमारे पास जो प्राइमरी होस्ट सेल होता है लिविंग बॉडी के अंदर, वो इम्यून सिस्टम का कौन सा सेल होता है, जिसको हम CD4 से भी लिख सकते हैं, T4 से भी लिख सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, हेल्पर T सेल्स भी कह सकते हैं, हेल्पर T4 सेल्स भी कह सकते हैं, हेल्पर CD4 सेल्स भी कह सकते हैं, और हेल्पर T लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, इन एडिशन मैक्रोफेजेस एंड सर्टेन ब्रेन सेल्स में ऑल्सो भी अफेक्टेड। मेन होस्ट सेल कौन है HIV वायरस का लिविंग सिस्टम के अंदर, T लिम्फोसाइट्स, लेकिन साथ साथ T लिम्फोसाइट्स के जितने मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस और ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स एंड सर्टेन ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के अंदर तुम लोगों ने मेनली तौर पर अभी सेकेंड ईयर के अंदर रहते हुए 2 नाम पढ़ा है ना, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, इसके अलावा सम सर्टेन अदर सेल्स भी होते हैं। ठीक है, स्टार शेप सेल्स होते हैं आपके पास, बास्केट सेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेल्स मजीद होते हैं जो कि ब्रेन सेल्स जैसे हम कंसीडर करते हैं, ये भी सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अब ये लाइफ साइकिल्स के स्टेजेस बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम में देखो नंबर 1 मार्क किया हुआ है, इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। द इनिशियल स्टेप इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV इज द एडजॉर्प्शन। हमने फ़र्क पढ़ा हुआ है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन जस्ट द अटैचमेंट का जहाँ पर वर्ड आता है उधर हम एडजॉर्प्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज में लाइफ साइकिल ऑफ HIV में सबसे पहले एडजॉर्प्शन होती है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ वायरियन ग्लाइकोप्रोटीन 120 इन्वेलप प्रोटीन टू द CD4 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ T4 सेल। देखो 2-3 बातें इधर इस पॉइंट बचने की। इनिशियल स्टेप में एडजॉर्प्शन होती, मतलब वो आकर के अटैच होगा किससे, T लिम्फोसाइट्स के साथ, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द बाइंडिंग ऑफ वायरियन। हम लोगों ने वायरियन पढ़ा था, ओवरऑल बॉडी जो होती है किसी एक वायरस की, उसको हम क्या बोलते हैं, वायरियन कहते हैं। तो वायरियन मतलब पूरे का पूरा वायरस आकर के किसके ऊपर लग रहा होता है बेटा, कंप्लीटली वायरस आकर के अटैच हो जाता है होस्ट सेल्स T लिम्फोसाइट्स के साथ। और कैसे अटैच होता है, वायरियन ग्लाइकोप्रोटीन 120। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन 120, क्या थी ये ग्लाइकोप्रोटीन 120, इन्वेलप जो है ना वो इससे मिल करके बनता है। हमने 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़ी थी, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन थी ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो कि इन्वेलप प्रोटीन कंसीडर की जाती है टू द CD4 प्रोटीन्स। व्हाट इज CD4, अभी पढ़ा है ऊपर, CD4 किसको बोल रहे हैं, T लिम्फोसाइट्स को। तो CD4 मतलब T लिम्फोसाइट्स की प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो कि इसके इन्वेलप पे मौजूद है वायरस के, वो जाकर के क्या हो जाती है, उसकी मदद से अटैच हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ T4 सेल। अच्छा, CD4 प्रोटीन्स के किसके तौर पर एक्ट करते हैं, रिसेप्टर के तौर पर। ये देखो ये लिखा हुआ है, CD4 प्रोटीन्स आर एक्टिंग एज द रिसेप्टर्स फॉर द HIV वायरस। और इसका GP120 मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये आपके पास अटैच होगा आकर के किसके साथ, CD4 रिसेप्टर्स के साथ। द HIV पार्टिकल्स शेड्स इट्स प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट हमने पढ़ा था, किसको बोलते हैं, इसको जो आउटर इसकी कवरिंग होती है कोर के ऊपर जो इसका कोट होता है उसको क्या कर देगा, ये उतार देगा। अनकोटिंग अकर्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अनकोटिंग। तो अगर MCQ आ जाए तुम्हारे पास कि फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट स्टेप में होता है कि भाई अटैचमेंट होती है। किससे अटैचमेंट होती है, GP120 जो कि आपके पास HIV वायरस का होता है, CD4 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। देन उसके बाद अनकोटिंग टेक्स प्लेस होती है। अनकोटिंग होगी तो इसका मकसद क्या है कि कोर के ऊपर जो कोट होता है, हमने पढ़ा है ना वायरस के 2 पार्ट्स होते हैं, बीच में होता है कोर जिसमें आपके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है और सर्टेन प्रोटीन्स आपके पास पड़ी होती हैं, और बाहर कोट होता है। कोट के 2 पार्ट होते हैं, कैप्सोमेर और दूसरा इन्वेलप, और ये इन्वेलप का ही पार्ट है GP120। ठीक है, तो अनकोटिंग होगी। दिस लीव्स द सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल RNA। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि वायरल जो आपके पास HIV वायरस है उसका जो उसके अंदर जो आपके पास न्यूक्लिक मटेरियल है उसमें असल में क्या पड़ा हुआ है, 2 सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में RNA पड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड वायरल RNA इन अ साइटोप्लाज्म अलोंग विद द वायरल एंजाइम। तो अनकोटिंग के नतीजे में होगा क्या, अनकोटिंग के नतीजे में दिस लीव्स द सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल RNA इनटू द साइटोप्लाज्म अलोंग विद द वायरल एंजाइम। जो T4 लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये अपना क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। किसको इजेक्ट कर देगा, अपने वायरल RNA को और साथ में वायरल एंजाइम्स। कल हमने वायरल एंजाइम्स पढ़े थे जो कि यहाँ पर मार्क किए होते हैं, जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और RNA के 2 स्ट्रैंड्स दोनों चले गए कहाँ पर, T लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में। देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड स्टेप भी हो गया। ठीक है, सबसे पहले आ गया अटैच हुआ। नेक्स्ट द फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन अ वायरियन एंटर द सेल बाय द एंडोसाइटोसिस वंस इनसाइड द होस्ट सेल द HIV पार्टिसिपेट चार्जेस प्रोटेक्टिव कोट कॉल्ड द अनकोटिंग अगर। थर्ड स्टेप में क्या होगा, द एंजाइम कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। फर्स्ट स्टेप में आकर के अटैचमेंट हुई, सेकंड स्टेप में अनकोटिंग हुई और वायरल एंजाइम्स और वायरल RNA क्या हो गया, चला गया T लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में। द एंजाइम कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस सिंथेसाइजेस अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरल RNA।
देयरफॉर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA। डीएनए की कॉपी, डीएनए क्या होगा आपके पास, सिंथेसाइज होगा एक स्ट्रैंड डीएनए का, किसकी मदद से, आरएनए के स्ट्रैंड से। तुम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा कि आपके पास एक होता है आरएनए के अंदर अनकोडेड पोर्शन और एक होता है कोडेड पोर्शन। तो क्या होता है, जब आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होना होती है तो अनकोडेड पोर्शन को हटा दिया जाता है और कोडेड पोर्शन को जोड़ दिया जाता है। कोडेड पोर्शन को कंप्लीट जोड़ करके पूरा एक स्ट्रैंड बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरएनए में एडेनिन लगी होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में उसके सामने थायमीन लग जाती है, और अगर सामने ग्वानिन होती है तो सामने से क्या लग जाती है, साइटोसिन लग जाता है आपके पास। ठीक है, यूरेसिल नहीं लगता, यूरेसिल नहीं लगता। यूरेसिल किस में लगा होता है, आरएनए में लगा होता है। तो अगर यूरेसिल फॉर एग्जाम्पल लगा हुआ है तो उसके सामने कौन लग जाएगा आकर के, एडेनिन। उसके बाद क्या होगा, एडेनिन लगेगा, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन या फिर यूरेसिल। तो इसके अंदर ठीक है चलो खैर वो हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब डिटेल उसकी पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड कब बना है, थर्ड स्टेज में बना है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड कब बना है, थर्ड स्टेज में बना है भाई। ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, ये दोनों कुर्सी लो और यहाँ आके बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे आके बैठ जाओ, 2 कुर्सियाँ लेके बैठ जाओ इधर आके, बात नहीं करना, बात नहीं करना। खैर अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड आपके पास कहाँ पर बना है, टी लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज, आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद द वायरल जीनोमिक आरएनए इज डिसइंटीग्रेटेड बाय द राइबोन्यूक्लियस आरएनए एंजाइम। अगर गौर करो यहाँ पर देखो आरएनए का जो स्ट्रैंड है फोर्थ स्टेज में इसकी ब्रेकिंग हो जा रही है, ये टूट जा रहा है। तो फोर्थ स्टेज में आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए का स्ट्रैंड इधर बनता हुआ जाता है, आरएनए इधर मूव करता हुआ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है आरएनए का स्ट्रैंड आगे डीएनए के स्ट्रैंड को पूरा बना देता है। देन उसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेज में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होती है तो वायरल का जो जीनोमिक आरएनए होता है इज डिसइंटीग्रेटेड बाय द राइबोन्यूक्लियस आरएनए एंजाइम्स। राइबोन्यूक्लियस आरएनए एंजाइम जो आपके पास थे, सही है, ये क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास आरएनए था जिसने डीएनए को बनने में हेल्प किया और ये आरएनए जो कि किसका था, असल में वायरस का था, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज। देखो फोर्थ स्टेज में यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मार्क भी किया हुआ इन्होंने। नाउ द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज द फिफ्थ स्टेज, द सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है इज रेप्लिकेटेड टू फॉर्म द डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, अब पहले सिंगल स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर जाकर के होगा भाई, न्यूक्लियस में जाकर के होता है, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर होगा ये। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था वो एक कॉम्प्लीमेंट, देखो आरएनए जब आया है तो एक आरएनए भी तो आया था ना, दोनों की मदद से, यानी कि दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। फिर वो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ पर वाइंड अप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म में हो जाएगा, मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया है। नाउ द सिक्स्थ स्टेज, द डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए देन इंटीग्रेट्स into the host cells DNA. Integration is mediated by a virus encoded enzymes integrase. अब देखो क्या होगा, जो डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है देन इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल डीएनए। अब ये इंटीग्रेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा किसके साथ, होस्ट सेल के डीएनए के साथ। व्हाट इज द होस्ट सेल, T4 सेल्स। उसका आपके पास जो बेटा क्रोमोसोम्स पोर्शन कहाँ पर पड़ा होगा, या उसका डीएनए कहाँ पड़ा होगा, उसके न्यूक्लियस में। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर देखो फिफ्थ स्टेज में बना हुआ था, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद वाइंड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा किसके डीएनए के साथ, क्रोमोसोम्स ऑफ द या डीएनए ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स के साथ। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, द इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स इंटीग्रेस। ये इंटीग्रेस एंजाइम्स की मदद से ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट सेवंथ स्टेज में क्या होगा, द इंटीग्रेटेड डीएनए इज नाउ कॉल्ड एज प्रोवायरस। 8 और 9 स्टेज में यहाँ पर कह रहे हैं जो इंटीग्रेटेड डीएनए है इज नाउ कॉल्ड एज द प्रोवायरस। वायरल एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द
प्रोवाइडेड डीएनए बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये काम होगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करता है। और मैसेंजर आरएनए किधर से फॉर्म होगा, इसका मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा कहाँ पर बेटा, डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में क्या होता है, बनता चला जाता है ना। डीएनए वाइंड अप हो जाता है, अनवाइंड होता चला जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर क्या होता जाता है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता जाता है। पढ़ा है ना ये प्रोसेस। डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड होता चला जाएगा और उसके ऊपर आपके पास आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज होता है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अपने ऊपर आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करता चला जाता है। नीचे डीएनए अनवाइंड हो रहा होता है, ऊपर आरएनए फॉर्म हो रहा होता है। बायो की किताब जो तुम्हारी उसमें एसटीपी की किताब है उसमें बनी हुई है ये डायग्राम। नीचे डीएनए अनवाइंड हो रहा है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है, और ऊपर मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा होता है। मैसेंजर आरएनए किधर बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। सही है। तो यहाँ पर ये वही वाला स्टेप है। इंटीग्रेटेड जो डीएनए है इज नाउ कॉल्ड एज प्रोवायरस। सही है। जो 8 और 9 से मार्क किया गया, 8 और 9 से मार्क किया गया, ठीक है। प्रोवायरस वायरल mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द प्रोवाइडेड डीएनए बाय द होस्ट सेल। और इसकी मदद से होगा क्या, जो इंटीग्रेटेड डीएनए आपके पास बना हुआ है, जो इंटीग्रेटेड डीएनए फॉर्म हुआ है, T4 का डीएनए और वायरल का आरएनए जो अभी बना था साइटोप्लाज्म में, दोनों जुड़ गए। दोनों जुड़ने के बाद अब mRNA फॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, कब बेटा, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, not only the viral mRNAs for the different proteins are formed but the viral genomic RNA is also produced during this transcription। मतलब जब mRNA फॉर्म हो रहा होता है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। not only the viral mRNAs for the different proteins are formed but viral genomic RNA is also produced। दो चीज़ें बन रही होती हैं यहाँ पर, viral mRNA for the different proteins are formed but viral genomic RNA यानी मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है, और साथ साथ वायरस का अपना आरएनए भी क्या हो रहा होता है, दोबारा से प्रोड्यूस हो रहा होता है। वायरस का आरएनए आया था ना, वायरस का आरएनए आया था, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए। तो दोनों चीज़ें बन रही होती हैं, मैसेंजर आरएनए भी बन रहा होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के साथ साथ वायरस का जो आरएनए था वो दोबारा से रीजनरेट यहीं पर हो रहा होता है। मतलब देयर आर द टू थिंग्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अलॉन्ग विद द मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन। मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के साथ साथ एक और एक चीज़ बन रही होती है यहाँ पर, क्या बन रही होती है, वायरल का आरएनए दोबारा से रिफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज द 10th स्टेज, द वायरल मैसेंजर आरएनए आर ट्रांसलेटेड। ट्रांसक्रिप्शन हो गई, मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में बनने के बाद किधर आ जाता है, सॉरी न्यूक्लियस में बनने के बाद किधर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द 10th स्टेज। जो वायरस का मैसेंजर आरएनए है ये ट्रांसलेट होगा बाय द होस्ट राइबोसोम्स, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। फ्री फॉर्म में राइबोसोम्स किधर पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और अटैच फॉर्म में भी पड़े होते हैं आपके पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है, और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी पड़ा होता है राइबोसोम्स। तो जो वायरस का मैसेंजर आरएनए बना था इज ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट राइबोसोम्स इनटू द सेवरल लार्ज प्रोटीन्स व्हिच आर देन क्लीव्ड बाय द वायरस इनकोडेड प्रोटीएज टू। देखो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम्स पे आकर के लगता है तो राइबोसोम्स पर लगने की वजह से टीआरएनए आता है साइटोप्लाज्म से, और टीआरएनए आकर के लगता है और अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस की मदद से पूरी प्रोटीन बनती चली जाती है। यहाँ पर आपके पास नाम लिखा है ना, देखो राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स पे आकर के कौन लगता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होता है, और राइबोसोम का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए को लगाते जाना, ट्रांसफ़र और कोडिंग और अनकोडिंग करते चले जाना। और जब ये कोडिंग अनकोडिंग चल रही होती है तो साथ में अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या बनाती चली जाती है, प्रोटीन बनाती हुई चली जाती है। तो ये प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस किधर होता है, साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस के नतीजे में क्या बनेगा आपके पास, प्रोटीन्स बनेगी विच आर क्लीव्ड बाय द। अब जो प्रोटीन्स हैं जो बन गई है वो क्लीव डाउन हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। कैसे टूटेगी, बाय द वायरस इनकोडेड प्रोटीएस टू फॉर्म द वायरियन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जो अमाइनो एसिड्स बने थे बेटा ये मैसेंजर आरएनए की मदद से बने थे, और ये जैसे ही आपके पास प्रोटीन्स बनी थी फ़ौरन से ये टूट जाएगी। किसकी वजह से टूटेगी, वायरस इनकोडेड प्रोटीएज एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, ताकि वो क्या बनाए, वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाए। मतलब मैसेंजर आरएनए की मदद से राइबोसोम ने उधर जो प्रोटीन्स बनाई वो प्रोटीन टूटेगी, किस में टूटेगी, विद द हेल्प ऑफ वायरस इनकोडेड प्रोटीएज एंजाइम टूट जाएगी, और टूटने के बाद क्या बना देगी, वायरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फॉर्म कर देगी। तो वायरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का सोर्स कहाँ से आया, ये कहाँ पर तैयार होते हैं, ये तैयार होते हैं आपके पास उस प्रोटीन की शक्ल में
जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पर लगने के बाद प्रोटीन्स बना रहा था, और वो प्रोटीन टूट गई, किसकी मदद से टूट गई? वो प्रोटीन टूट गई आपके पास वायरस इनकोडेड प्रोटीएज एंजाइम्स की वजह से। देखो मैसेंजर आरएनए आया, राइबोसोम पे लगा, प्रोटीन बन गई। प्रोटीन किसकी मदद से टूटेगी? वायरस इनकोडेड प्रोटीएज की मदद से टूटेगी। टूटेगी तो क्या बनाएगा? वायरियन स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्म कर देंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज द 11th स्टेज। ये देखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन गए। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्यों बनी है? ताकि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस फॉर्म हो। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों बनी है? ताकि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस फॉर्म हो। 11th स्टेज में वायरल कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड एंड मेच्योर। देखो वायरस का आरएनए पहले ही बन गया था, न्यूक्लियस में बन गया था ना वायरस का आरएनए, सिर्फ वायरस की प्रोटीन नहीं बनी थी। अब वायरस की प्रोटीन भी बन गई तो वायरस का आरएनए भी बन गया था, वायरस की प्रोटीन भी बन गई तो वायरस का कंपोनेंट तैयार हो गया ना भाई, वायरस बन गया अंदर। मतलब द वायरल कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड एंड मेच्योर वायरियंस आर प्रोड्यूस। ऑब्वियसली वायरस के सारे कंपोनेंट बन गए तो अब वायरियन मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी वायरस की तैयार हो जाएगी। लेकिन कोर तैयार होता है, कोट तैयार नहीं होता। नेक्स्ट, फाइनली द मेच्योर वायरियंस आर ग्रेजुअली रिलीज बाय द बडिंग ऑफ। किस प्रोसेस की मदद से ये रिलीज होता है? बाय द बडिंग फ्रॉम द होस्ट सेल्स एंड इन क्लोजिंग अ पोर्शन ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। और अपने ऊपर जिस जगह से रिलीज हुआ है अपने ऊपर क्या करेगा? थोड़ी सी उस मेम्ब्रेन को अपने ऊपर चढ़ा लेगा। फ्रॉम द होस्ट सेल्स एंड इनक्लोजिंग अ पोर्शन ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन अराउंड देम। और अपने ऊपर होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको कवर करके रखता है। इन दिस वे होस्ट सेल साइज इज डिक्रीज इनफ दैट इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो जो होस्ट सेल होता है ना उसका साइज डिक्रीज हो जाता है और इतना छोटा हो जाता है कि वो बिकम हो जाता है, यानी हो जाता है नॉन फंक्शनल। अब नेक्स्ट क्या होगा? हेल्पर टी सेल्स रेगुलेट इम्यूनिटी। हेल्पर टी सेल का काम बता रहे कि हेल्पर टी सेल अब क्या हो चुका है? अनफंक्शनल हो चुका है। तो इसका जो काम था वो क्या हो जाएगा? बॉडी में रुक जाएगा ना। हेल्पर टी सेल का, मेच्योर हेल्पर टी सेल का जो काम है, हेल्पर टी सेल छोटा हो गया, अनफंक्शनल हो गया, तो अब उसका काम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा? रुक जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पर टी सेल रेगुलेट्स द इम्यूनिटी। हेल्पर टी सेल का काम क्या है? इम्यूनिटी को रेगुलेट करना। कैसे? बाय इन्हांसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इम्यून सेल। हेल्पर टी सेल असल में दूसरे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहा होता है, उनके साथ मिल करके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा होता है। सो द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल कॉजिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। द वायरस अफेक्ट्स द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, देयरफॉर द वायरस हैज बीन नेम्ड ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। समझ आ गई बात पूरी कहानी ये वाली? कि ये असल में हेल्पर टी सेल्स दूसरे जो आपके पास बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनके साथ कोपार्ट करता है। तो जब हेल्पर टी सेल्स ही इनएक्टिवेट हो गया तो इसकी वजह से जो बकिया मजीद अदर इम्यून सिस्टम के सेल हैं जिनको ये एक्टिवेट करता था तो ये जाके उनको एक्टिवेट ही नहीं करेगा। जब एक्टिवेट नहीं करेगा तो वो सारे सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो कोई भी पैथोजन वगैरह आएगा जिसको डीएक्टिवेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हेल्पर टी सेल्स से एक्टिवेट हुए हुए सेल्स मारते थे उसको। तो जब वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, तो जब वो एक्टिवेट नहीं होंगे, हेल्पर टी सेल उनको एक्टिवेट करेगा नहीं, तो वो सोए भी रहेंगे। जब वो सोए भी रहेंगे तो आकर के आराम से बॉडी में चोरी हो जाएगी, बॉडी इन्वेड हो जाएगी, बॉडी बीमार हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि पैथोजन को मारने के लिए जिन सेल्स को जागना था, हेल्पर टी सेल्स ने जिनको जगाना था वो जागेंगे नहीं। जब जागेंगे नहीं तो आपके पास मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी नहीं स्टार्ट होगा और आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जो तुम लोगों ने पढ़ा ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसका भी ताल्लुक यहीं से हो रहा होता है। आगे पढ़ा था तुम लोगों ने या नहीं पढ़ा था?